डियर स्टूडेंट, अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक जो है 12th CBSE इकोनॉमिक्स का वो स्टार्ट करा रही हूँ। इट इज़ नेशनल इनकम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और यूजी पीजी आगे भी आपके बहुत से कम्पिटिटिव एग्जाम में जो है नेशनल इनकम की जो थीम है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम को दीजिए, RS IAS अदर फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कहीं भी आपको किस स्टाइल की कोई भी स्टडी करनी है, देन नेशनल इनकम की जो स्टडी है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तो बेटर है आप जब आपका बेस्ट क्लियर हो 12th में ही आते ही अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लो तो आपका बहुत अच्छा हो सकता है। नेशनल इनकम पे मेरे बहुत सारे और भी वीडियो लेक्चर्स जो है वो पोस्ट किए हुए हैं। कुछ में मैंने PPT को एक्सप्लेन किया है, कुछ में मैंने थोड़ा सा हायर लेवल लिया है। यहाँ पर अभी मैं बहुत ही लोअर लेवल में जो है इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये 12th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो है वो एक्सप्लेन किया जा रहा है कि 12th CBSE में किस स्टाइल से यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चंस जो है वो पुटअप किए जाते हैं। देन नेशनल इनकम, सबसे पहले हमारे सामने एक बात आती है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम। देन नेशनल इनकम मीन्स होता है कि जब हम हमारी कंट्री के टोटल जो रिसोर्सेज होते हैं, जितने भी फैक्टर्स होते हैं, उन फैक्टर्स को जब हम हमारी कंट्री के नेचुरल रिसोर्सेज पर जब अप्लाई करते हैं तो उनसे जो हमारे यहाँ प्रोडक्शंस होता है एटलीस्ट वही उस कंट्री की नेशनल इनकम कहलाती है। कहीं कहीं नेशनल इनकम को ऐसा अज्यूम किया जाता है कि हमारी कंट्री के जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जो टोटल रिवॉर्ड मिलता है एटलीस्ट वह नेशनल इनकम है। कहीं प्रोडक्शन को लिया जाता है, कहीं इनकम को लिया जाता है, कहीं एक्सपेंडिचर को लिया जाता है। तो अलग अलग थीम होती है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। तो नेशनल इनकम मीन्स सम ऑफ टोटल फैक्टर इनकम। ऐसा माना जाता है कि नेशनल इनकम इज द सम ऑफ टोटल फैक्टर इनकम, कि हमारे जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं उनकी जो टोटल इनकम होगी इट इज़ नॉन एज नेशनल इनकम। उसको हम नेशनल इनकम के नाम से जानेंगे। अर्न बाय द नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ए काउंटिंग एरिया। अब इसकी कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये जो है कि सम ऑफ टोटल फैक्टर इनकम तो है कि जितने भी फैक्टर हैं उनकी सम का टोटल इनकम है, बट आगे देखिए अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ ए कंट्री, बट वो इसमें कौन से फैक्टर्स को इंक्लूड किया गया है? अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट, जो उस इकोनॉमी के उस कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट एटलीस्ट उसी की इनकम को इसमें कैलकुलेट किया गया है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। जो भी उस कंट्री का जो पीरियड है, अकाउंटिंग ईयर है, जो भी कैलकुलेशन का जो भी फाइनेंशियल ईयर, अकाउंटिंग ईयर गवर्नमेंट का जो भी ईयर है, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान नॉर्मल रेजिडेंट ने क्या अर्न किया, कितनी उसकी टोटल इनकम है, इट इज़ नॉन एज नेशनल इनकम। तो यहाँ पर जो एक छोटी सी इस मीनिंग में जो बात आती है वो आती है कि एक तो नॉर्मल रेजिडेंस क्या होता है आपको वो समझना जरूरी है, उसके बाद फैक्टर इनकम क्या होती है ये समझना जरूरी है, उसके बाद ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर क्या होता है ये समझना जरूरी है। तो अकाउंटिंग ईयर वो होता है जहां हमारी इकोनॉमिक में, हमारी कंट्री में नेशनल इनकम की कैलकुलेशन की जाती है। देन फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टर इनकम क्या होता है, मैं आपको सबसे पहले बता रही हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टर इनकम। देन फैक्टर इनकम मीन्स पेमेंट मेड बाय प्रोड्यूसर टू द हाउस होल्ड सेक्टर। कि फैक्टर इनकम का मतलब होता है कि जितने भी फैक्टर प्रोडक्शन के जो फैक्टर हैं उनको जो इनकम रिसीव्ड होती है एटलीस्ट उसकी समी जो है वो हमारी फैक्टर इनकम कहलाती है। और ये जो है प्रोड्यूसर के थ्रू हाउस होल्ड सेक्टर को की जाती है, क्योंकि प्रोड्यूसर जो है जितने भी फैक्टर हायर करेगा वो हाउस होल्ड सेक्टर से करेगा इन द फॉर्म ऑफ लेबर है, रेंट है, आपके डिविडेंड अलग अलग है। जैसे अगर उसने अगर लैंड हायर की है तो रेंट पे करेगा, कैपिटल ली है तो आपको इंटरेस्ट देगा, अगर उसने लेबर लिया है तो वो आपको वेजेस देगा, एंटरप्रेन्योर लिया है तो प्रॉफिट देगा। तो कहीं ना कहीं फैक्टर जितने भी हैं उनको किसी न किसी फॉर्म में रिवॉर्ड दिया जाएगा और वो रिवॉर्ड ही उस फैक्टर की इनकम कहलाई जाएगी। तो फैक्टर इनकम वही होगी जो हाउस होल्ड सेक्टर के जितने भी टोटल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उनको प्रोड्यूसर्स के थ्रू जो है मिलता है। अब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। आगे जब आप पढ़ोगे तो ट्रांसफर इनकम से भी आगे क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफर इनकम। तो देयर इज स्लाइटली डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम रिसीव्ड अ पर्सन एज अ हेल्प एज अ डोनेशंस। ट्रांसफर इनकम जो होती है किसी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस को जो रिसीव होती है वो विदाउट एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी, कि उसके बिहाफ पे आपने कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं की है, किसी स्टाइल का कोई भी आपने बदले में रिटर्न नहीं दिया और आपको अगर ऐसी इनकम रिसीव होती है देन इट इज़ नॉन एज ट्रांसफर इनकम, उसको हम ट्रांसफर इनकम कहेंगे। तो ट्रांसफर इनकम जो होगी उसमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ने किसी स्टाइल का कोई भी वर्क नहीं किया है, रिटर्न में कुछ भी नहीं दिया है गवर्नमेंट को उस इकोनॉमिक को, और बदले में उनको जो इनकम मिली है इट इज़ नॉन एज, दिस इज नॉन एज ट्रांसफर इनकम, उसको हम ट्रांसफर इनकम कहेंगे।
ट्रांसफ़र इनकम जो होती है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपको स्कॉलरशिप मिल रही है, विडो पेंशन्स मिल रहा है, अदर कुछ फ्री अलाउंसेज है, डोनेशन मिल रही है, चैरिटी मिल रही है, जैसे इस टाइम में बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ने डोनेशन किए, तो वो टोटल जो है वो ट्रांसफ़र इनकम कहलाएगी। उसके बदले में आपने किसी स्टाइल की कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी या इकोनॉमिक ग्रोथ में किसी भी स्टाइल का कोई भी आपका कंट्रीब्यूशन नहीं है, आपने कुछ भी प्रोड्यूस कर करके इकोनॉमिक को नहीं दिया, देन इट इज़ नॉन एज ट्रांसफ़र इनकम, इट इज़ अनअर्न इनकम। उसके बदले में आपने कुछ भी नहीं किया, वो अनअर्न इनकम है, आपने कमाने के लिए कोई भी एफर्ट्स नहीं लगाया और सरकार ने आपको मुफ्त में, फ्री में इस स्टाइल की इनकम जो है वो डिलीवर कर दी। कुछ स्पेशल केसेस, कुछ स्पेशल कैटेगरी, कुछ स्पेशल जो सेक्टर, उनको ऐसी दी जाती है। एंड फैक्टर इनकम इज अर्न इनकम, फैक्टर इनकम जो है वो आपकी अर्न इनकम है, एंड इट इज़ रिसीव्ड फॉर द रेंडरिंग सर्विसेज। ये आपको तब मिलेगी जब आपने कुछ सर्विसेज दी है, इकोनॉमिक में आपने किस स्टाइल का कोई कॉन्ट्रीब्यूशंस किया है, कुछ एफर्ट्स लगाए हैं, तब जा करके बदले में रिटर्न में आपको इस स्टाइल की जो है वो इनकम मिली है। देन देयर इज डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम और आपकी ट्रांसफ़र इनकम में क्या डिफरेंस होता है, आपको ये पता चल गया। अब आया एक वर्ड की नॉर्मल रेजिडेंट, कि रियल में नॉर्मल रेजिडेंट क्यों, क्योंकि डेफिनेशन में आया है आपके नॉर्मल रेजिडेंट। तो हम नॉर्मल रेजिडेंट किस पर्सन को कहेंगे, ऐसा कौन सा पर्सन है जिसकी इनकम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट जो है वो काम में लेती है। तो फर्स्ट है हु ऑर्डिनरी रिसाइड्स इन द कंट्री कंसर्ट्स, जिसकी जो कंसर्ट्स होती है वो टोटल हमारी इकोनॉमी में होती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में होती है, तो वो पर्सन कहलाएगा नॉर्मल रेजिडेंट, हु इज कंसर्ट विद द कंट्री, जिसकी कंसंट्रेशन हमारी कंट्री में रहती है। सेकंड, हुज सेंटर इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री, उसका सेंट्रल इंटरेस्ट होता है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता है उस कंट्री में। इट मीन्स कहीं ना कहीं उसका उस इकोनॉमी से, उस कंट्री से कुछ अटैचमेंट होता है, देन द पर्सन इज सेड टू बी नॉर्मल रेजिडेंट, हम उसको नॉर्मल रेजिडेंट कहेंगे। अगर उसका कंसर्न है तो भी, और उसका सेंटर इंटरेस्ट है उस कंट्री में, तो भी वो क्या कहलाया जाएगा, नॉर्मल रेजिडेंट कहलाया जाएगा। अब आता है कि ऑर्डिनरी रेजिडेंस कौन सा पर्सन होता है, तो ए पर्सन रिसाइडिंग इन अ कंट्री फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। अब देखिए ऑर्डिनरी रेजिडेंस कौन सा होगा, तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट मीन्स होता है ए पर्सन हु रिसाइडिंग इन अ कंट्री फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, कि ऐसा पर्सन जो उस कंट्री में 1 साल से रह रहा हो, 1 साल से ज़्यादा भी हो सकता है और 1 साल भी हो सकता है। तो कह रहा है कि ऐसा पर्सन जो उस कंट्री में 1 ईयर से जो है वो ज़्यादा वहीं पर रह रहा हो, देन इट इज़ सेड टू बी नॉर्मल रेजिडेंट, उसको हम नॉर्मल रेजिडेंट कहेंगे। मे और मे नॉट बी द सिटीजन, इट मे बी पॉसिबल कि वो इंडियन सिटीजन हो और इट मे बी पॉसिबल कि वो इंडियन सिटीजन नहीं हो। दोनों ही कंडीशन में अगर वो पर्सन उस इकोनॉमी में 1 साल से ज़्यादा रह रहा है, देन इट इज़ सेड टू बी नॉर्मल रेजिडेंट। देखो ऑर्डिनरी रेजिडेंस का मीनिंग मैं बता रही हूँ आपको कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट वो होगा जो उस कंट्री में 1 साल से ज़्यादा समय के लिए रह रहा हो। इट मे बी पॉसिबल कि ही और शी इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडियन, और इट मे बी पॉसिबल ही और शी इज़ द नॉट सिटीजन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, वो किसी हमारी कंट्री का सिटीजन हो या नहीं हो, पर वो 1 साल से ज़्यादा समय से अगर वहाँ पे रह रहा है, देन इट इज़ सेड टू बी नॉर्मल रेजिडेंट। सेकेंड, हुज सेंटर इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन द कंट्री, कि उसका जो है वो सेंटर इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री में होना चाहिए। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट मीन्स व्हेन ही और शी कैरी आउट ऑल हिज इकोनॉमिक एक्टिविटीज, when he or she carries out all his economic activities in this country, कि वो उस कंट्री में अपनी टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटी को ऑपरेट करता हो, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन वहीं कर रहा है, कंजम्पशन वहीं कर रहा है, इन्वेस्टमेंट जो है वो वहीं कर रहा है, तो सब कुछ वो टोटल इन दैट कंट्री, उसी कंट्री में कर रहा है जहाँ पर वो रह रहा है, देन इट इज़ सेड टू बी नॉर्मल रेजिडेंट, कि उसका सेंटर इंटरेस्ट है, वो वहीं प्रोडक्शन कर रहा है, वहीं कंजम्पशन कर रहा है, वहीं इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसी इकोनॉमिक में एक्सपेंडिचर हो रहे हैं उसको, तो हम उसको क्या कहेंगे, नॉर्मल रेजिडेंट कहेंगे। तो नॉर्मल रेजिडेंट का मीनिंग समझ में आ गया। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, कि अब आपके सामने 2 सवाल आते हैं कि नॉर्मल रेजिडेंट अलग है और नॉन रेजिडेंट अलग है, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, इन दोनों में रियल में डिफरेंस क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये नॉर्मल रेजिडेंट की मैंने आपको जो है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी। तो
इंडियन वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसीज इन द इंडिया, ये एक तो इंडियन है। सबसे पहली बात क्या हो गया, देखिए इसका डिफरेंस और उससे डिफरेंस एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये इंडियंस है, वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसीज पर काम कहाँ कर रहा है, किसी फॉरेन एम्बेसीज में काम कर रहा है इन द इंडिया, लेकिन उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इंडिया में ही है। तो पहली बात इंडियन है, उसके बाद काम किस में कर रहा है, फॉरेन एम्बेसीज में कर रहा है, काम कहाँ कर रहा है, इंडिया में कर रहा है। बट कोई भी जो ब्रांच है वो अदर कंपनीज की हो सकती है, देन इट इज सेड टू बी नॉर्मल रेजिडेंट, हम उसको नॉर्मल रेजिडेंट कहेंगे। अब नॉन रेजिडेंट क्या होगा, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, कि इंडिया का नॉन रेजिडेंट क्या है, सबसे पहला फॉरेनर्स, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स आगे की ये फॉरेनर्स है। वर्किंग इन इंडिया, वर्किंग इन इंडियन एम्बेसीज इन कनाडा एंड जापान, बट वो किसी इंडियन एम्बेसीज में काम कर रहा है, वो इंडियन एम्बेसीज कहाँ है, कनाडा में हो सकती है, जापान में हो सकती है। तो देखिए क्या बात हुई, फर्स्ट ऑफ ऑल ये फॉरेनर्स है, वर्किंग इन इंडियन एम्बेसीज, इंडियन एम्बेसीज में काम कर रहा है, बट वेयर, इन कनाडा एंड इन जापान, देन इट इज सेड टू बी नॉन रेजिडेंट, तो हम उसको नॉन रेजिडेंट कहेंगे कि ऐसा पर्सन जो फॉरेनर्स है, इंडिया की एम्बेसीज में काम कर रहा है, बट उसका कहाँ है, वो कनाडा और जापान में है। सेकंड है कि इंडियन एम्प्लॉयड इन WHO लोकेटेड इन इंडिया, इंडियन है, काम कहाँ कर रहा है, एम्प्लॉयड है वो WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉयड है, विच इज लोकेटेड इन इंडिया, जो उसका जो है हमारी ब्रांच या कुछ भी ऑफिस वगैरह जो कहा है, इंडिया में है। तो सबसे पहली बात इंडियन है और इंडिया में ही काम कर रहा है, बट आपकी ये जो यूनिट्स है वर्किंग की, वो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लेवल की जो है इंस्टीट्यूशंस है, एटलीस्ट वो वहाँ काम कर रहा है ऐसी जगह में, बट इट इज सेड टू बी नॉर्मल रेजिडेंट, हम उसको नॉर्मल रेजिडेंट कहेंगे क्योंकि इंडिया में वर्क कर रहा है, और जो आपकी ब्रांच ये है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब यहाँ पर नॉन रेजिडेंस कौन होगा, फॉरेनर्स, सबसे पहली बात ये फॉरेनर्स आ गया। वर्किंग इन WHO, पर काम किस में कर रहा है, WHO में कर रहा है, लोकेटेड इन इंडिया, वो भी कहाँ है, लोकेटेड इन इंडिया में है। इंडिया में WHO का जो डिपार्टमेंट है, ऑफिस है, वहाँ पर अगर कोई फॉरेनर काम कर रहा है, देन इट इज सेड टू बी नॉन रेजिडेंट, उसको हम नॉन रेजिडेंट कहेंगे क्योंकि वो फॉरेनर्स है। उसके बाद थर्ड आ गया लोकल पीपुल, कि कोई भी लोकल पीपुल वर्किंग इन द ऑफिस ऑफ IMF इन इंडिया, कोई भी लोकल पीपुल है, सपोज कीजिए मैं ही हूँ और मैं यहाँ के IMF में काम कर रही हूँ, इंटरनेशनल लेवल का ये भी ऑर्गेनाइजेशन है, बट स्टिल आई एम वर्किंग इन इंडिया, तो मैं क्या ट्रीट करूँगी, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया करूँगी, क्योंकि मैं लोकल पीपल हूँ, इंडिया का जो IMF का ऑफिस है एटलीस्ट मैं उसमें काम कर रही हूँ। अब यहाँ पर देखिए जर्मन है, पर्सन क्या है, जर्मन है, वर्किंग एज डायरेक्टर ऑफ द ऑफिस ऑफ IMF इन इंडिया। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स की वो पर्सन क्या था, जर्मनी का था, जर्मन पर्सन है, वर्क कहाँ कर रहा है, इंडिया में कर रहा है, इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, बट चूंकि वो फॉरेनर है, देन इट इज सेड टू बी नॉन रेजिडेंट, इंडिया में रह कर के आप काम कर रहे हो, बट आप जर्मन कंट्री से बिलोंग कर रहे हो। उसके बाद आता है एम्बेसडर फॉर इंडिया इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, की जो इंडिया का एम्बेसडर बन रहा हो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड में, कहीं भी किसी भी जगह, बट वो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव है, इंडिया के लिए काम कर रहा है, इंडियन एम्बेसडर है, देन इट इज सेड टू बी नॉर्मल रेजिडेंट, हम उसको नॉर्मल रेजिडेंट के नाम से जानेंगे क्योंकि वो इंडिया से बिलोंग कर रहा है और इंडिया के लिए काम कर रहा है। यहाँ पर है एम्बेसडर इन इंडिया, है तो वो एम्बेसडर इन इंडिया में, फॉर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पर किसके लिए, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए है एम्बेसडर, इंडिया में है, बट कहाँ का है, बाहर का है, अब्रॉड का है, कहीं अदर कंट्रीज का है, USA, जर्मनी, जापान, कनाडा, कहीं का भी है, इंडिया में रह रहा है, इंडिया में है वो, लेकिन वो एम्बेसडर कहाँ का है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का है, देन इट इज सेड टू बी नॉन रेजिडेंट, हम उसको नॉन रेजिडेंट के नाम से जानेंगे। उसके बाद है द फॉरेन सिटीजन, कोई भी फॉरेन सिटीजन है, लिविंग इन इंडिया मोर देन 1 ईयर, इंडिया में रह रहा है मोर देन 1 ईयर, देन इट इज सेड टू बी नॉर्मल रेजिडेंट, तो हम उसको हम क्या मानेंगे, नॉर्मल रेजिडेंट। देखिए तीसरी में क्या बात आ गई, यहाँ तक तो इंडियन था, यहाँ पर कोई भी फॉरेन सिटीजन है बट वो इंडिया में रह रहा है मोर देन 1 ईयर,
तो इट इज़ सेड टू बी नॉर्मल रेजिडेंट। बस उसके पर्पस दो नहीं होने चाहिए, एक तो वो स्टडी के लिए नहीं आया हो, एक वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए नहीं आया हो, दूसरा वो कोई टूरिस्ट नहीं हो। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो उसमें नहीं होनी चाहिए। उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट होना चाहिए कि वो यहीं कंजम्पशन करे, यहीं प्रोड्यूस करे और यहीं कोई काम करे, देन इट इज़ सेड टू बी नॉर्मल रेजिडेंट। हम उसको नॉर्मल रेजिडेंट कहेंगे। लास्ट इधर आता है कि द फॉरेनर्स, द फॉरेन टेक्निकल एक्सपर्ट वर्किंग इन इंडिया फॉर लेस देन 1 ईयर। अब यहाँ पर क्या है, ये फॉरेनर है, फॉरेन का टेक्निकल जो है वो एक्सपर्ट है, काम कहाँ कर रहा है, इंडिया में कर रहा है, बट लेस देन 1 ईयर। किसके लिए, लेस देन 1 ईयर के लिए अगर वो इंडिया में काम कर रहा है, देन इट इज़ सेड टू बी नॉन रेजिडेंट। हम उसको नॉन रेजिडेंट कहेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स नॉन रेजिडेंट की, और ये हो गई आपकी नॉर्मल रेजिडेंट की। अब जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं, तो नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में जो इनकम इंक्लूड की जाती है वो इनकम होती है नॉर्मल रेजिडेंट की इनकम को हम इंक्लूड करते हैं, और नॉन रेजिडेंट की जो इनकम है वो नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करते समय वो इंक्लूड नहीं की जाती है। नॉन रेजिडेंट इवन दे हैपन टू बी द सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, चाहे वो क्या हो, हमारी कंट्री का ही सिटीजन क्यों नहीं हो, लेकिन अगर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इससे मिलती जुलती है, इससे नहीं है, तो उसकी जो है वो हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये क्लियर हो गया है कि जब भी नेशनल इनकम की कैलकुलेशन की जाएगी, जो इनकम इंक्लूड की जाएगी वो जो है वो नॉर्मल रेजिडेंट की जाएगी।